हाय फ्रेंड्स, यूनिट 8 का पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक हमारा मॉडर्न कम्युनिकेशन इशू। तो अभी मॉडर्न का जो टाइम चल रहा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी को हम हर जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में कम्युनिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है। सो अगर हम एक ऑब्वियस एक नॉर्मल इशू की बात करें इस मॉडर्न वर्ल्ड में, सो वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को लेके। जैसे आपका ईमेल या इंस्टेंट मैसेजिंग। ईमेल में जैसे आपने कोई मैसेज लिखा तो उसमें क्या होता है, इमोशंस या किस वे में आप कहना चाह रहे हैं। इससे पहले का जो हमने पार्ट किया था वहां भी हमने देखा था ना कि जो हम अपनी बातें बोलते हैं या लिखते हैं वो सिर्फ 7% ही इन्फ्लुएंस डालती है। बाकी हमारा बॉडी लैंग्वेज रहता है और टोन रहता है, 38% का टोन रहता है हमारा। और आपका 55% आपका बॉडी लैंग्वेज रहता है। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं पार्ट 1 में कि 55% बॉडी लैंग्वेज रहता है, 38% किस टोन में हम बात कर रहे हैं, और सिर्फ 7% हमारे वर्ड्स या जो हम बोल रहे होते हैं। ठीक है, ऑरली या लिख के अगर हमको कोई बात करें तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ 7% होता है। तो उसी 7% में भी क्या होता है कि किस टोन में हम बात कर रहे हैं वो हम मैसेज में ईमेल में नहीं बता सकते, हम किस टोन में आपको मैसेज लिख रहे हैं, या फिर हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है वो भी नहीं पता लगता। तो सिर्फ जो 7% से हम बात करते हैं वो 7% की बातचीत ही हमारे किसके थ्रू होती है, ईमेल के थ्रू होती है। बाकी जो चीजें होती है वो कम्युनिकेट नहीं हो पाती है, जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उस वजह से काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग इस टाइप के इश्यूज हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको एक इशू बताया, और भी कुछ छोटे मोटे इश्यूज होते हैं तो उसकी यहाँ पे बात की गई है। ये जो मेथड है कम्युनिकेशन, ये सिर्फ वर्ड्स पे रिलाई करते हैं, यानी हमने कोई मेल भेजा तो जो हमने टाइप किया वर्ड बस उसी पे ही रहता है, और पूरी तरह से उसी पे रहता है, और क्या हम कहना चाह रहे हैं, किस वे में हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है, किस बिहेवियर से हम बात कर रहे हैं वो नहीं उसमें पता लग पाता। तो इसी वजह से जो है इश्यूज क्रिएट हो जाता है। अगर हम अभी की बात करें, जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है ये आपकी डबल एज सॉरी मतलब ये ऐसी तलवार है जो दो धार वाली तलवार है। और अगर हम मान लीजिए कुछ भी अपने कस्टमर को कोई भी बात कर रहे हैं, जैसे हमने कस्टमर को कोई लेटर भेजा, कोई नोटिस भेजा, तो वहां पे भी आपकी क्या गोल है, क्या नीड्स है, क्या आप कस्टमर को समझाना चाह रहे हैं। तो कई बार आपके क्लाइंट्स के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप बोलना कुछ चाह रहे थे, मतलब आप कहना कुछ चाह रहे थे पर कुछ और सामने वाला बंदा उसको ले लेता है। तो इस टाइप से कई सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हेयर आर सम सिंपल इश्यूज विच द ऑर्गेनाइजेशन शुड ओवरकम। तो कुछ सिंपल सिंपल इश्यूज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को ओवरकम करने चाहिए। पहला, लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस में क्या है कि पीपल हैव डिफरेंट नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन देयर कंटेक्स्ट। मतलब लोग जो है, मान लीजिए आपने मैसेज में कुछ लिखा, ठीक है, सामने वाले बंदे की कुछ और एक्सपेक्टेशंस थी, या वो उसकी जरूरत कुछ और थी। वो भी डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे भी कि किस टाइप का आपका डिपार्टमेंट है, किस टाइप का आपका कल्चर है, या क्या लॉज है, क्या कस्टम है। ठीक है, ये टाइम जोन, ये सभी जो चीजें वो भी मैटर करती है। सो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस जो है, इट पेज टू बी अवेयर ऑफ हु योर ऑडियंस इज एंड पॉसिबली ट्राई टू अंडरस्टैंड देम बिफोर यू स्टार्ट। तो कोई भी बात अगर आप अपने ऑडियंस या किसी से भी अपनी बात कह रहे हैं तो एटलीस्ट पहले आप उनको समझ लीजिए, क्योंकि आप किसी और वे में बोलना चाहें तो सामने वाला पर्सन किसी और वे में ले ले। ठीक है, तो इसीलिए ये पहला आपका हो गया लैक ऑफ अवेयरनेस। प्रॉपर आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी, पहले अच्छे से जान लेना, फिर जो है आपको बात करनी है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया लैक ऑफ अवेयरनेस। सेकेंड है लैक ऑफ क्लियरिटी इन टोन। टोन से भी जो है हमारा 38% मैटर करता है। तो टोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टाइम में, बट स्पेशली इन टाइम ऑफ चैलेंज एंड चेंज। अगर कोई भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, कोई चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, तो उस टाइम पे किस टोन में आप बात कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप कोई बात बोल रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, तो आप अपने थोड़ा सा टोन को, जैसे कोई बात बोल रहे हैं तो अपने मैसेज का क्या टोन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। डिस्कनेक्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इन इंटरनेट ईमेल कम्युनिकेशन। इंटरनेट से क्या होता है कि बिजनेस की कम्युनिकेशंस की जाती है। ठीक है, इंटरनेट में स्पेशली आप ईमेल की बात कर लीजिए, तो ईमेल एक बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड इंटरनेट का कम्युनिकेशन का चैनल है। इंटरनेट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन का चैनल है। ठीक है, एक स्टडी पाई गई कि 50% ऑफ ऑल ऑनलाइन कम्युनिकेशंस आर मिसअंडरस्टूड। सेंडर बिलीव दैट देयर मैसेज इज रिसीव्ड क्लियरली। तो एक रिसर्च की गई और उसमें पता लगा कि 50% जो आप ऑनलाइन कम्युनिकेशंस कर रहे हैं उसको सामने वाले ने गलत समझ लिया। ठीक है, तो एक तरह से डिस्कनेक्ट बैठ जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाता चीजें, जिसकी वजह से 50% तक केसेस में ऐसा मिला कि सामने वाले ने इसको किसी और तरह से मिसअंडरस्टूड कर लिया। तो ये भी जो है प्रॉब्लम है, ये भी ब्रांचेस या ऑर्गेनाइजेशन को सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉट सीकिंग फीडबैक। फीडबैक का कोई खास रोल नहीं होता। जैसे हम किसी को ईमेल या कुछ करते हैं तो हम ऐसा फीडबैक नहीं लेते कि आपको हमारी बात कितनी समझ में आई। तो इस तरह से ज्यादा फीडबैक का सिस्टम नहीं है, इस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। और स्पीकिंग मोर एंड लिसनिंग लेस।
आजकल वो भी काफ़ी ज़्यादा इशू है कि एक बैलेंस बना के चलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। तो आजकल जो है ज़्यादातर दिक्कत यही आती है कि बोलना ज़्यादा चाहते हैं और सुनना कम चाहते हैं। व्हेन यू लिसन यू ओपन योरसेल्फ टू द लर्निंग मोर अबाउट अ गिवन सिचुएशन। तो जब भी आप सुनते हैं तो आप देखिए कि पूरी सिचुएशन के बारे में आपको सारा कुछ पता लग जाए और आपको आइडिया लग जाए कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है? उस हिसाब से फिर आप बात भी कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये भी है कि ज़्यादा बोलना, कम सुनना। रिएक्टिंग इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग। तो जब भी कोई इशू होता है तो बोलते हैं ना, ओवर रिएक्ट मत करो या रिएक्ट मत करो। तो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब रिएक्ट और रिस्पॉन्स में डिफरेंस क्या है? रिएक्ट मतलब बिना सोचे समझे आपने कुछ भी कर दिया, ठीक है? रिस्पॉन्ड मतलब कोई भी बात हुई तो पहले आपने प्रॉपर सोचा क्या फैक्ट है, ठीक है? थोड़ा टाइम लगाया, अपना दिमाग खर्च किया और फिर जो है आपने जो रिप्लाई दिया तो वो रिस्पॉन्ड हो जाएगा। सो अगर कोई भी बात होती है या आप गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है? इमीडिएटली रिएक्ट मत कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। एक डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लीजिए, थोड़ा अपना ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए और फिर क्या फैक्ट है उनको भी कंसिडर कीजिए बोलने से पहले, ठीक है? सो व्हेन यू पॉज टू रिफ्लेक्ट, जब भी आप रिप्लाई करने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, तो इसका मतलब आप रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, ना कि आप रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो रिएक्ट जो है, लोग रिएक्ट ज्यादा करते हैं, रिस्पॉन्ड कम करते हैं। तो अगर आप ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब टाइम लेके प्रॉपर सोच समझ के रिप्लाई करेंगे, तो वो होगा आपका रिस्पॉन्स। बिना टाइम के स्पॉन्टेनियसली फटाफट आपने कुछ रिप्लाई किया बिना सोचे समझे, वो हो जाएगा रिएक्ट। यूजिंग कम्युनिकेशन एज ए वेपन। सो कम्युनिकेशन को एक वेपन की तरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये किस केस में ट्रू होगा? इन केस ऑफ ईमेल वेयर थ्रेटनिंग और पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन में गो अनआंसर्ड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट बट आर श्योर टू हैव ए लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट। मान लीजिए आपको कोई थ्रेटनिंग का कोई मेल आया, ठीक है? या फिर कोई नेगेटिव बात आपको मेल के थ्रू पता लगी, तो आप उसको क्या कीजिए, अगर आप उसको आंसर नहीं करते ना, तो आप इस बात को श्योर हो जाइए कि नेगेटिव टर्म, लॉन्ग टर्म में इसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होना है। यानी अगर कोई थ्रेटनिंग या इस तरीके का कोई मैसेज आपको बोल रहा है मेल के थ्रू या किसी भी कम्युनिकेशन मोड से, तो उस पर आपको रिएक्ट करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अंडर एस्टिमेटिंग योर ऑडियंस। तो आपको ये नहीं सोचना कि लोग कुछ समझते नहीं हैं, मतलब हर कोई बहुत ज्यादा समझदार है, ऐसा अज्यूम मत कीजिए कि ऑडियंस को कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है? अगर आप उनको सही आंसर देते हैं, सही चीजें बताते हैं, तो उससे क्या होगा कि एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है? एक अच्छा कोलेब्रेशन बनेगा, खास करके जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वहां पे भी बेटर आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो वही इसमें बोला है कि अंडर एस्टिमेटिंग यूर ऑडियंस, ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तो ये कुछ आपके 4-5 इन्होंने पॉइंट्स बताए कि क्या क्या कम्युनिकेशन में इशू फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छा और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रास्ते में क्या क्या बैरियर्स यानी क्या क्या रुकावटें, बाधाएं क्या क्या आती है, ठीक है? तो उन बाधाओं की, रुकावटों की बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम यही होती है कि जो मैनेजर्स है, ठीक है, जो मैनेजमेंट, आपके जो लीडर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं, वो एज्यूम ज्यादा करते हैं, वो एज्यूम करते हैं बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देन एवरीवन एल्स इज टू। मतलब एक ऐसा डायलॉग है ना कि जब कोई चीज आपको मालूम है, ठीक है, तो उससे इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाती है और आपको लगता है कि ये चीज तो बहुत नॉर्मल है क्योंकि मुझे मालूम है तो ये सबको मालूम होगा, ठीक है? तो वो चीज यहाँ पे है कि अगर लीडर्स या मैनेजर्स को कुछ बात पता लग जाए तो वो सोचते हैं कि ये बात सबको पता होगी। ये पहला आपका हो गया, ठीक है? पहली प्रॉब्लम यही है कि जब मैनेजर्स या लीडर्स को कोई इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है तो वो एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सभी को पता लग चुकी होगी। पहली प्रॉब्लम ये है, जिसकी वजह से वो स्टाफ से वो प्रॉब्लम शेयर नहीं करते और जो स्टाफ है वो अनअवेयर रह जाता है, वो बात शेयर ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बात जो स्टाफ तक, बाकी स्टाफ तक पहुंचनी चाहिए थी, वो पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है? तो पहला प्रॉब्लम यही है कि जब मैनेजर्स या लीडर्स को कोई बात पता लगती है, उनको लगता है ये बात सबको पता है और वो बाकी को बताते नहीं है। फिर अगर बाकी लोग या स्टाफ लोग पूछते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा क्या, हमें मतलब ये हमें करना था क्या, फिर मैनेजर्स बोलते हैं कि अरे हमने तो अज्यूम किया था कि तुम्हें तो पहले से ही मालूम होगा, ठीक है? इस तरह से अज्यूम करना। सेकेंड है कम्युनिकेशन ओवरलोड। जब आप किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा ओवरलोड करोगे ना, तो वो चीज भी पर्सन नहीं ले पाता। जैसे व्हेन टू मच इन्फॉर्मेशन इज शेयर, मतलब इंसान का दिमाग ही ऐसा बना है कि अननेसेसरी अगर आप दिमाग में कुछ भरोगे भरोगे तो काम की जो चीजें हैं वो भी हटाता जाएगा दिमाग, उसको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया। तो सेम कम्युनिकेशन के साथ भी ऐसा ही होता है। जब भी आपकी इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ओवरलोड का मतलब है इट अकर व्हेन द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू ऑब्जर्व एंड प्रोसेस इट। तो जैसे आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो सामने वाला बंदा उसको सुनता है, उसको प्रोसेस करता है और दिमाग में स्टोर करके रखता है। लेकिन जब आप क्या कर रहे हैं, उसको बताए जा रहे हैं, तो जो आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो बढ़ गया एज कम्पेयर टू कैपेसिटी।
ठीक है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एक्सीड कर गई कैपेसिटी से, इसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो ना तो ऑब्जर्व करेगा पर्सन और ना ही उसको प्रोसेस करेगा। तो दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तीसरा, When organizations are just getting started, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है, their leaders can often price themselves on not being burdened with what seems as bureaucratic overhead that is extensive written। यानी जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है तो वो अपनी पॉलिसीज या जो प्रोसीजर है उसको लिखते नहीं है, वो सिर्फ ऑरली डिफाइन करते हैं। तो रिटर्न पॉलिसीज ना होने की वजह से भी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है। ठीक है, उनको लगता है कि अगर हमने लिखा तो ये एक तरह से ब्यूरोक्रेसी का साइन है, तो इसको वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जो वेल स्टेब्लिश बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बात नहीं हो रही, जो कुछ नई नई ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट होती है उनको लगता है शुरू में अगर हमने पॉलिसी सब कुछ लिख के दे दिया तो जो है मतलब ब्यूरोक्रेट या फिर नेगेटिव इमेज ना बने, क्योंकि सब कुछ हर कोई एम्प्लॉय हर कोई नया ही होता है। तो ऐसा करके ऑर्गेनाइजेशन सोचती है, लेकिन ऐसा सोचने की वजह से वो पॉलिसीज और प्रोसीजर नहीं लिखते, नहीं बस ऑरली बता देते कि इस तरह से हमें काम करना है। ये भी जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपकी कम्युनिकेशन बैरियर का भी ये काम करता है। चौथा प्रॉब्लम जो है, अगला प्रॉब्लम है कि जो मैनेजमेंट है वो कम्युनिकेशन को वैल्यू नहीं दे रहा, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए अपनी बात बोल रहा है पर क्लियरली इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर नहीं की जा रही है। ठीक है, तो चौथा वही हो गया कि जो मैनेजमेंट है वो कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को वैल्यू ही नहीं दे रहा। इसके चक्कर में जो है जो वो मैसेज भेज रहे हैं तो पूरा अच्छे से मैसेज नहीं शेयर करेंगे या फिर इनकम्प्लीट मैसेज शेयर करेंगे। तो अगला प्रॉब्लम ये भी हो गया। विथ टुडे इंक्रीजिंग डाइवर्स, आजकल का जो वर्क फोर्स है, स्टाफ एम्प्लॉयज बोल लीजिए, बहुत ज्यादा डाइवर्स है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग लोग इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, आपने कोई मैसेज भेजा, कोई मेल भेजी, मान लीजिए सभी एम्प्लॉय को, सब अलग अलग जगह से हैं। ठीक है, डाइवर्स वर्क फोर्स आपका। तो जो आपने मैसेज किया या जो मेल किया, सामने वाले पर्सन ने इसको किसी और तरीके से ले लिया। ठीक है, उसका जो इंटेंशन है वो नेगेटिव में उन्होंने ले लिया। खास तौर पे प्रॉब्लम तब होती है जब आपने क्लियर कम्युनिकेशन नहीं लिखी, अगर टाइमली अगर आपने इसको एड्रेस नहीं किया तो ये जो है बाद में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, खासतौर पे जब रूमर्स फैल जाते हैं ना, अफवाहें फैल जाती है, तो ऐसे टाइम पे टाइमली इसका सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि जो भी आपका कोई भी जो पर्सन है, अगर सॉरी जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं अलग अलग वर्क फोर्स के हैं, डाइवर्स है, तो ऐसे टाइम पे आप अपनी बात कुछ बोल रहे होते हैं और सामने वाला किसी और तरह से ले लेता है। ठीक है, ऐसे टाइम पे जो है खासतौर पे अगर र्यूमर्स फैलती है तो उसका टाइमली जो है सॉल्यूशन देखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर टाइमली आपने उसको नहीं किया तो बाद में ये बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन बन सकता है। नेक्स्ट है कि जब भी आपके एम्प्लॉयज थके होते हैं, बहुत स्ट्रेस होता है ना, सो ऐसे टाइम पे वो इट इज इजी टू डू व्हाट इज अर्जेंट देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे वो सिर्फ चीजें जो अर्जेंट, मतलब जो चीजें अभी करनी है, क्योंकि आप बहुत थके हैं तो आप में ज्यादा ताकत तो बची नहीं है, आप सोच रहे हैं कि ऐसी चीज जो अभी करनी है, तो आप उस टाइम पे अर्जेंट चीजों पे फोकस करते हैं ना कि इंपॉर्टेंट चीजों पे। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मिस हो जाती है, वो जो है मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे बन जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी जो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो ये भी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि जब भी हम थके होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो उस टाइम पे भी हम अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से नहीं समझ पाते, नहीं शेयर कर पाते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम इन्फॉर्मेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने अर्जेंसी को देते कि काम अर्जेंट है, फटाफट करके हम अपना घर जाए, थोड़ा सा रेस्ट करें। तो जब पर्सन या स्टाफ स्ट्रेस है तो उस टाइम पे भी मिसकम्युनिकेशन बनने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, एज ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती है, देयर मैनेजमेंट टेंड टू फोकस ऑन मैटर ऑफ एफिशिएंसी, तो वो जो आपकी मैनेजमेंट है वो एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस करना शुरू करती है। ठीक है, और ऐसे टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन है एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस करती है, जिसकी वजह से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, रॉ इन्फॉर्मेशन, वो इतनी हेल्पफुल नहीं होती, मतलब जो फैक्ट्स या डेटा आपके इन्फॉर्मेशन में होने चाहिए वो उसमें नहीं होते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। कई बार आपके जूनियर और सीनियर के बीच में, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में एक इनविजिबल बैरियर, इनविजिबल बैरियर मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बैरियर हो, दिख नहीं रहा होता, पर फिर भी वो बैरियर होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इन एनी गिवन सिचुएशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज एक्सपेक्टेड आंसर एंड एक्चुअल आंसर। तो यहाँ पे एक टर्म बोली है कि जब एक बैरियर बन जाता है सबऑर्डिनेट या सीनियर या जूनियर के बीच में, सुपीरियर या सबऑर्डिनेट, तो उस टाइम पे एक एक्सपेक्टेड आंसर होता है और एक एक्चुअल आंसर होता है। एग्जाम्पल, सीईओ जो है रवि से पूछ रहा है कि हाउ आर यू, आई एम वेल सर, तो इसमें रवि बोल रहा है कि मैं अच्छा हूँ। तो आई एम वेल सर जो है ये क्या एक्सपेक्टेड है, क्यों? क्योंकि सीईओ एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम ठीक हो, ये एक्सपेक्टेड आंसर है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है, क्या पता रवि का तबीयत सही नहीं, रवि मे नॉट बी वेल, हाउ द प्रोडक्शन। तो मतलब ये इन्होंने बता रखा है कि रवि भले अच्छा नहीं है पर फिर भी वो क्या आंसर दे रहा है,
कि मैं ठीक हूँ, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहा था सीईओ, वो ये चाह रहा था कि मैं ठीक हूँ बोले, तो एक्चुअल था क्या, एक्चुअल में उसकी तबीयत सही नहीं थी। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। या फिर अगर सीईओ पूछता है कि प्रोडक्शन कैसे काम कर रहा है, तो जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो क्या बोलेगा रवि, कि हाँ अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन रियलिटी क्या है कि शायद कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है उसमें। ठीक है, और प्रॉब्लम होने के बावजूद भी जो है, जो रवि है वो यही बोल रहा है कि नहीं, एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। और अगर मान लीजिए वो ये बोल देता रवि की नहीं, प्रॉब्लम है, ये जो आपका प्रोडक्शन है इसमें कुछ मशीनें पुरानी है, या कुछ भी प्रॉब्लम शेयर करता, सो इट मे लेट द सीईओ टू बिलीव दैट रवि इज नॉट इफेक्टिव। तो इस टाइम पे सीईओ को लगता है कि रवि तो प्रॉपर है ही नहीं, इसको काम ही नहीं मालूम, ये अच्छे से काम नहीं करता। ठीक है, तो प्रॉब्लम रवि के ऊपर ही आ जाती। इसीलिए जो है आपका ये जो इनविजिबल बैरियर है इस तरह से ही काम करता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में इनविजिबल बैरियर था, जिस वजह से रवि ने अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की, और यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर बन चुका है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए। The following are some of the general barriers that may affect the organization in many ways। तो कुछ जनरल बैरियर्स भी, कुछ जनरल रुकावटें भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, वो कौन कौन से रुकावटें वन बाय वन देखेंगे। पहला यहाँ पे आपका बैडली एक्सप्रेस मैसेज। तो जनरल बैरियर की बात की गई है कि जो मैसेज है वो क्या है आपका, बैडली एक्सप्रेस, यानी कि अनक्लियर और कंफ्यूजिंग है। तो अगर आपके जो मैसेज आप बोलना चाह रहे हो उसमें क्लियरिटी की कमी है, तो सामने वाला पर्सन क्या हो जाएगा, कंफ्यूज इसमें हो सकता है। तो इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो पहला प्रॉब्लम ये हो गया, बैरियर हो गया। सेकेंड है फॉल्टी ट्रांसलेशन। कई बार क्या होता है कि एवरी मैनेजर रिसीव वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिसीजन फ्रॉम सुपीरियर। तो हर मैनेजर अपने सुपीरियर से क्या चाहता, अलग अलग तरह से जो है कम्युनिकेट करता है। तो सुपीरियर आर नॉन फॉर देयर टेक्निकल या स्पेशलाइज लैंग्वेज। जो सुपीरियर है उनकी खुद की अपनी टेक्निकल या स्पेशलाइज लैंग्वेज होती है। दिस लैंग्वेज या मैसेज मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय दोज हु हैव टू इम्प्लीमेंट दिस ऑर्डर्स। तो जिसको ये ऑर्डर फॉलो करने उसको शायद ये मैसेज या लैंग्वेज समझ में ना आए। एज सच द मैसेज हैज टू पुट इनटू वर्ड्स एप्रोप्रिएट टू द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड कैपेसिटी ऑफ रिसीवर हु हैज टू इम्प्लीमेंट। यानी मान लीजिए आपका जो बॉस है उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, ज़ीरो से ज़्यादा अच्छी है। अब उसको कोई बात अपने ब्रांच के सिक्योरिटी गार्ड को समझानी है। तो सिक्योरिटी गार्ड का ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, 10th 12th तक ही उसने पढ़ाई की है। ठीक है, आर्मी से रिटायर्ड होके बाद में बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है, किसी भी पोस्ट में कहीं से भी जो है कोई भी हो सकता है, नॉर्मल भी कोई पर्सन हो सकता है जो सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है। अब इंग्लिश में वो बात कर रहा है, ब्रांच मैनेजर उसको इंग्लिश में बोले जा रहा है कि तुम्हें जो है ये सिक्योरिटी देखनी, कुछ भी बात बोल रहा है। तो क्या ये बात सही होगी, क्योंकि उसको तो सिक्योरिटी वाले को तो इंग्लिश नहीं आती ना। तो आपने तो अपनी बात बोल दी, ठीक है, अपनी स्पेशलाइज लैंग्वेज या अच्छी इंग्लिश में बोल दी, पर उस सिक्योरिटी गार्ड को तो ये बात समझ में नहीं आई। तो जिसको आपके ऑर्डर को फॉलो करना है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको उसी की भाषा में बात करें। अगर वो हिंदी समझता है तो आप उसको क्लियरली हिंदी में बताएं कि क्या बात की जानी चाहिए। ठीक है, उस पर्सन जो रिसीवर है, जिसको काम करना है, सिक्योरिटी गार्ड को काम करना है ना, तो उसका इंटेलिजेंस का लेवल और उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसके आधार पर आपको बात करनी चाहिए। तो दूसरा प्रॉब्लम वही है कि फॉल्टी ट्रांसलेशन हो जाता है। यानी यहाँ पे आप अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, अपने टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जो कि उस सिक्योरिटी गार्ड को समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, उससे आपका काम भी नहीं होगा और अननेसेसरी बैरियर क्रिएट हो जाएगा। तीसरा है इन अटेंशन। इन अटेंशन मतलब जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं वो डिस्ट्रैक्ट है, उसका माइंड कहीं और चल रहा है, घर में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी रीजन है जिसकी वजह से जो आपका रिसीवर है उसका माइंड पहले से कहीं और ऑक्यूपाई है। यानी वो आपके सामने खड़ा है, फिजिकल वो यहाँ प्रेजेंस है, पर उसका जो माइंड है, उसका जो दिमाग है, वो कहीं और चल रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो सुनेगा ही नहीं, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। चौथा आपका लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसमिशन जो मैसेज जा रहा है वो कई लोगों से पास होके जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए ब्रांच मैनेजर ने कोई बात बताई अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट या सर्विस मैनेजर, उसने जो है बात बताई किसको, सीनियर कैश ऑफिसर को। कैश ऑफिसर ने जो कैश है वहां उसको बात बताई, तो बीएम से कैश तक जो बात पहुंची है वो बीच में 2-3 चैनल से पास होके गई है। तो जो एग्जैक्टली जो बीएम कहना चाह रहा होगा, तो शायद हर पर्सन ने थोड़ा थोड़ा गलत समझा। जैसे बीएम ने कोई बात बताई होगी तो अकाउंटेंट ने सिर्फ 80% बात समझी होगी, फिर अकाउंटेंट ने कैश ऑफिसर को बताया होगा तो शायद कैश ऑफिसर ने उसकी सिर्फ 50% बात समझी होगी। कैश ऑफिसर जो एक्सप्लेन कर रहा है शायद वो 20% ही हो। तो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसमें क्या होता है कि रिटेंशन गलत हो जाता है, यानी कई सारे लोग इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इनएक्यूरेट, या लोग भूल भी जाते हैं ना क्या बोला था, तो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है पास हो जाती है। It is said that in case of oral communication about 30% of material information is lost in each transmission। यानी हर बार जो है 30% इन्फॉर्मेशन गायब। यानी ब्रांच मैनेजर ने 100% बात बोली है तो अकाउंटेंट तक सिर्फ 70% पहुंची है, 30% गायब। फिर आपके सीनियर कैश जो आपका
कैश ऑफिसर है, उसका सिर्फ 70 में से 30% गायब कर दीजिए, 70 का 30%, तो उस तरह से हर बार 30% इन्फॉर्मेशन गायब हो रही है। तो सोच लीजिए जितने ज़्यादा लोग हैं उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी। ठीक है। और एक और भी बात फैक्ट में पता लगी कि जो सुपीरियर है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन में से 70% इन्फॉर्मेशन ही रिटेन मतलब याद रख पाते हैं, और जो जनरल एम्प्लॉयज हैं वो सिर्फ 40% इन्फॉर्मेशन ही याद रख पाते हैं, जिसकी वजह से रूल्स रेगुलेशन का इग्नोरेंस भी देखने को मिलता है। ठीक है, यानी जितने ज़्यादा लोग ट्रांसमिशन उतनी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन गलत पहुंचेगी, या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, या रिटेंशन भी खराब है। रिटेंशन मतलब कितने टाइम तक चीज़ों को याद कर पा रहे हैं, तो सुपरवाइजर 70% तक और जनरल एम्प्लॉयज 40% तक ही चीज़ों को याद कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका वैग एंड अनक्लैरिफाइड एजप्शन। ये जो वर्ड है वैग, इसका मतलब ही होता है अनक्लियर या अस्पष्ट। ठीक है, अस्पष्ट। इसका क्या मतलब है? अगर जो आपने मैसेज भेजा वो अनक्लियर है, ठीक है, जब भी आपने कम्युनिकेशन किया है, कोई भी बात बोली है वो अनक्लियर है, क्लियरली नहीं है, ठीक है, तो लोग समझ नहीं पाते कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आपने कोई मैसेज लिखा, कोई बात बोल दी, लेकिन वो क्लियरली आपने नहीं लिखा। एक होता है ना, लिखने का भी एक तरीका होता है कि सभी को समझ में आए, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही पुअर है, जिसकी वजह से आपका मैसेज क्लियर है ही नहीं। क्लियर नहीं है इसलिए लोग उसका सही मतलब नहीं निकाल पाए। आपने क्या सोच के मैसेज किया, लोग कंफ्यूजन में उसको किसी और तरह से ले गए। ठीक है, आपने कोई शायद पॉजिटिव बात बोली है, पर क्योंकि आपने सही तरह से लिखा नहीं है, अनक्लियर तरह से आपने लिखा है, तो इसीलिए वो पॉजिटिव बात भी लोगों ने नेगेटिव वे में ले लिया। तो ये जो है एक और प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर। सो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या होगा कि जो सेंडर और जो रिसीवर है ना, उसका एटीट्यूड क्या है। ठीक है, उसका एटीट्यूड क्या है, कैसा वो फील करता है, इस बात से भी फर्क पड़ेगा कि मैसेज किस तरह से जा रहा है। ठीक है, सो इमोशनल और साइकोलॉजिकल में जो मैसेज भेजने वाला है, मतलब बीएम ब्रांच मैनेजर कोई बात अपने ब्रांच के क्लर्क को बोल रहा है मान लीजिए, तो बीएम कौन है, सेंडर है, और क्लर्क कौन है, रिसीवर है। ठीक है, तो इनका एटीट्यूड क्या है, क्या ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है, या फिर इनका क्या वो फील कर रहे हैं। तो फीलिंग और एटीट्यूड से भी जो है मैसेज को इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपका इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो है ये बैरियर हो जाता है कि अगर आप इमोशनली होकर बातों को समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड और आपकी फीलिंग ये भी जो है इम्पैक्ट डालती है आपके मैसेज को। नेक्स्ट है डिसट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, डिसट्रस्ट का इशू। तो डिसट्रस्ट किस वे में आ जाता है? डिसट्रस्ट का मतलब होता है कि अ, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार आपके मैनेजमेंट में कुछ इलॉजिकल डिसीजन लिया, ठीक है, या फिर आपका जो मैनेजर है वो काफ़ी क्लियर बातें नहीं बोलता, अनक्लियर बातें बोलता है, तो लोग जो है उस पर ट्रस्ट करना ही बिलीव करते हैं, उनको लगता है तो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो अगर इस तरीके का एक्सपीरियंस बार बार रिपीट हो जाए ना, तो जो एम्प्लॉय है उनका कम्युनिकेशन में जो है इंटरेस्ट ही चला जाता है। तो वही होगा आपका डिस्ट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इल कन्विंस जजमेंट और इलॉजिकल डिसीजन और फ्रिक्वेंट काउंटर मेंडिंग ऑफ ओरिजिनल कम्युनिकेशंस बाय कम्युनिकेटर। जैसे आपका मैनेजर है वो कोई भी इलॉजिकल डिसीजन, कुछ भी इलॉजिकल बातें बोल रहा है, एक दो बार तो आप सुन लेंगे, पर बार बार आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप उन पे बिलीव करना ही छोड़ देंगे, तो इसकी वजह से भी एक बैरियर बन जाएगा। नेक्स्ट है नॉइस। अगर हम अभी की मॉडर्न सिटी की बात करें तो नॉइस भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कोई एक्सटर्नल साउंड या कोई टेक्निकल इशू। ठीक है, तो नॉइस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपका फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है। कई बार फोन में आपने सुना है ना, कुछ बात कर रहे हैं, टावर या टावर नहीं आ रहा, तो बोलते क्या बोल रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो क्या है, वो नॉइस का प्रॉब्लम हो गया। या कुछ और टेक्निकल इशू आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका नॉइस का। ठीक है, कोई टेक्निकल इशू आ गया, या फिर क्या हो गया, आपको कुछ बाहर से कोई साउंड सुनाई दे रहा है, तो वो हो जाएगा आपका नॉइस। नेक्स्ट आपका पर्सनल फैक्टर। ठीक है, पर्सनल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि सिंस द ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली दोज ओन बाय गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ पीपल बिलोंग टू डिफरेंट लैंग्वेज। तो ऑर्गेनाइजेशन खास करके जो गवर्नमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग एरिया के, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। बैरियर डू अकर ऑन प्रेमाइसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। तो लैंग्वेज और कल्चर से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको उस जगह की लैंग्वेज नहीं आती है, अब मान लीजिए कोई बैंक में है, कोई नॉर्थ इंडियन को कहीं साउथ में बैंगलोर में कहीं पोस्ट कर दिया, तो बैंगलोर में वहाँ के लोग कन्नड़ा लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू हिंदी या इंग्लिश आप बोल दीजिए। तो अब आप कस्टमर की बात ही नहीं समझ पाएंगे, तो कस्टमर छोड़िए, आप आपस में एम्प्लॉय आपस में क्या बात कर रहे हैं आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, एक बिल्कुल नई लैंग्वेज आपके सामने। तो ये लैंग्वेज बैरियर, और कल्चर भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ के कल्चर की आप बात कर लीजिए, या बहुत सा कल्चर डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे नॉर्थ में आप देखते हैं ना, होली को कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है होली में। साउथ में आपको कुछ स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु या फिर कर्नाटका या केरला, यहाँ पे आपको होली की शायद छुट्टी भी नहीं मिलती, उस दिन आप बैंक में काम कर रहे होते, तो आप एज्यूम कीजिए कि नॉर्थ इंडियन कोई पर्सन जिसको साउथ इंडियन में पोस्ट दिया गया,
होली के दिन वो बैंक में काम कर रहा है तो उसका कहाँ मन लगेगा। ठीक है, इस तरह के जो है पर्सनल फैक्टर आते हैं और वो काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म में डिमोटिवेशन ये सब फील करता है। तो इस तरह के पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं क्योंकि आपको उस जगह की लैंग्वेज नहीं आती है, उस जगह का कल्चर आपके हिसाब से मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपका अनकंड्यूसिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट या जो इन्वायरमेंट वही नेगेटिव है। तो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट नेगेटिव कैसे है, जैसे आप कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, उनको लगता है गलती आप ही में। अगर आप कोई गलती बता रहे हैं, आप वो मैनेजर आपको रिप्लाई करता है कि तुम खुद को सुधारो। अगर इस तरह के रिप्लाई मिलते हैं तो ये बहुत ही नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। ऐसे नेगेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, क्लाइमेट है, उस टाइम पे कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ये जो वर्ड है कंडीसिव, का मतलब होता है सहायता, मदद। अनकंडीसिव मतलब कोई सहायता नहीं मिलेगी, नो हेल्प। नो हेल्प अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है तो वहां पे भी लोग अपनी प्रॉब्लम को कभी भी शेयर नहीं करेंगे और बैरियर बन जाएगा। तो ये सारे आपके 7-8 पॉइंट्स हो गए जो आपकी लैंग्वेज बैरियर में हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन एंड कस्टमर रिलेशंस। सो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड कस्टमर रिलेशन। कम्युनिकेशन एंड कस्टमर रिलेशन में यही बात बोली गई कि आजकल के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे जो है, अगर आप खुद को बेटर पोजीशन में रखना चाहते हैं तो आप कस्टमर के साथ एक अच्छा और पॉजिटिव रिलेशन बना के रखें। लॉन्ग टर्म जो कस्टमर रिलेशन है वो आपको सपोर्ट करेगा, आपकी बिजनेस वैल्यू को ऐड करके ही देगा। और कस्टमर को चाहिए कि सॉरी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि अपना कस्टमर रिलेशन बना के रखे और बिल्डअप करे और उसको नर्चर करे, मतलब टाइम टू टाइम उसको डेवलप करे, उसको आगे लेके जाए। यहाँ पे इन्होंने एक बात नीचे बोली है, ये वाला पॉइंट की कम्युनिकेशन एंड कस्टमर रिलेशन में 3 प्रिंसिपल जो है किसी भी गुड ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने चाहिए। तो वो 3 प्रिंसिपल कौन से हैं? पहला आपका एडिक्वेसी, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, तीसरा है कंसिस्टेंसी। यानी ये 3 प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने चाहिए ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन और अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप बना के रख सके अपने कस्टमर के साथ। पहला एडिक्वेसी। एडिक्वेसी implies that all relevant information is made available by business and management to stakeholder। तो जो भी स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है, कस्टमर है, क्लाइंट है, तो उनसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करे। जो इन्फॉर्मेशन उनको मालूम होनी चाहिए पक्के से उनको शेयर करे ताकि वो जो है फेयर मतलब सही असेसमेंट कर सके कि एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन कर रही है। ठीक है, आपकी कंपनी के स्टेक होल्डर बोल लीजिए, शेयर होल्डर बोल लीजिए, आपके कस्टमर बोल लीजिए, तो उनको मालूम होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन कर रही है ताकि वो सही डिसीजन ले सके। तो उनको एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना मस्ट है। सेकेंड है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कितना आप ओपननेस है, कुछ भी आप कवर अप या होल्डिंग करने का कोशिश तो नहीं कर रहे। तो आपके जो शेयर होल्डर है उनसे आपको कुछ भी नहीं छुपाना। मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, मार्केट में कंपटीशन की वजह से वो बहुत पीछे रह गई है, ठीक है, कुछ भी रीजन है, तो आप अपने शेयर होल्डर को बताइए। क्यों? क्योंकि वही रियल ऑनर है। तो कंपनी को चाहिए कि जो कंपनी का असली मालिक है, जो कि शेयर होल्डर होते हैं, तो उनसे कुछ भी नहीं छुपाना, जो इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करनी है। ठीक है, तो वो जाएगा आपका ट्रांसपेरेंसी, कुछ भी अननेसेसरी हाइड नहीं करना। तीसरा आपका कंसिस्टेंसी। इट रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ वननेस, स्पीकिंग बाय ऑल who matters in the organization from top to bottom on the same wavelength with utmost consistency। मतलब कोई भी बात अगर पूछी जा रही है, कुछ भी बात चल रही है, तो टॉप से लेके बॉटम तक, मान लीजिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पे चेयरमैन से कुछ बात हो रही है और वो कुछ बोल रहा है कि चेयरमैन बोल रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इस बार जो प्रॉफिट है वो हुआ है 1000 करोड़। फिर बाद में किसी ब्रांच मैनेजर से इंटरव्यू हुआ, वो भी बोल रहा है कि 1000 करोड़। ठीक है, तो सभी एक ही बात बोल रहे हैं ना, तो सेम वेवलाइन मतलब सेम तरीके से और सेम कंसिस्टेंसी के साथ जो बात की जा रही है वो है आपका कंसिस्टेंसी। तो बस ये 3 प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करनी चाहिए ताकि कम्युनिकेशन और कस्टमर रिलेशनशिप जो है बना रह सके। नेक्स्ट आपका स्टेप्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए क्या स्टेप होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि अगर आप कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं तो उससे आपको बिजनेस से भी काफी फायदा होगा और आप एक अच्छी वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। इसमें मेनली 3 प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए: एडिक्वेसी, ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी। एडिक्वेसी का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन सभी पर्सन तक अवेलेबल होनी चाहिए, जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको कंपनी की इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। तीसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब प्रिंसिपल ऑफ वननेस, यानी जो भी बात है सभी लोग एक ही बात बोले, बात को बदल बदल के ना बोले। टॉप से लेके बॉटम तक कोई भी इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन सभी के द्वारा सेम वेवलेंथ और सेम कंसिस्टेंसी के साथ शेयर होनी चाहिए। अच्छी कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या इफेक्टिव स्टेप है? ठीक है, सिंस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक पर्सन मैसेज भेजता है और दूसरा उसको सुनता है या देता है। सो इसमें कम से कम 2 पार्टीज तो होनी चाहिए, एक तो सेंडर जो बात बोल रहा है और दूसरा रिसीवर। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपने कोई बात बोली लेकिन सामने वाला उसको सुन ही नहीं पाया। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम क्या होती है, एक है कि कम्युनिकेशन फेल कर गई,
मैसेज जो है वो पहुंच ही नहीं पाया। दूसरा जो है कि मैसेज पहुंचा तो लेकिन गलत तरह से पहुंचा, जिसको हम बोलते हैं मिसकम्युनिकेशन। तो ये दो प्रॉब्लम जो है कम्युनिकेशन में फेस करनी पड़ती है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम कि मैसेज सही तरह से पहुंच नहीं पाया, कम्युनिकेशन फेलियर हो गया। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है मिसकम्युनिकेशन, आपने बोला कुछ और लेकिन सामने वाले ने इसको किसी और तरह से ले लिया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, तो क्या ऐसा करना चाहिए कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सही कम्युनिकेशन हो सके, इसके लिए क्या करने चाहिए। पहला है आपका मैनेजमेंट को जो है पूरा सपोर्ट देना चाहिए। तो मैनेजमेंट को जानना चाहिए कि कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो इसीलिए जो है मैनेजमेंट को चाहिए कि प्रॉपरली जो है सपोर्ट करे कि गुड कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो गुड कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट करना चाहिए मैनेजमेंट के द्वारा। दूसरा इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। सो ये भी चाहिए हर किसी को कि जो भी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करनी चाहिए कि वो सही तरह से सुने, कोई भी बात है तो टाइमली सुने। ठीक है, बोले, और कोई भी क्वेश्चन है तो पूछे या फीडबैक शेयर करे। तो ये सारी बेसिक स्किल जो है सभी इंप्लॉयज के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं है तो इंप्लॉयज को इस पर काम करना चाहिए। तीसरा है इसका आपका टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अशर। मान लीजिए आपने कोई बात किसी से बोली है, सामने वाले जो है वो उसको समझ नहीं पाया, तो आपको चाहिए कि आप उसको क्लियर कराओ, क्लैरिफिकेशन दो अच्छी तरह से। ठीक है, सो तीन बातें जो है ऑर्गेनाइजेशन में करनी चाहिए जिससे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो यहाँ बोला है कि कम्युनिकेशन में एक बात बोलता है जिसको आप सेंडर बोल दीजिए, दूसरा है रिसीवर जो मैसेज को लेता है। इसमें कई बार दो टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि आप कम्युनिकेशन फेल कर गए। ठीक है, मान लीजिए आप किसी से फोन में बात कर रहे हैं तो आप बात ही नहीं कर पाए, सामने वाला बिल्कुल बात सुन ही नहीं पाया। एक तो हो गया कम्युनिकेशन फेलियर। दूसरा मिस कम्युनिकेशन, आपने कोई अच्छी बात बोली पर सामने वाले ने नेगेटिव वे में ले लिया। तो क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कल्चर के लिए। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि पूरा का पूरा सपोर्ट दे। मैनेजमेंट को दिखाना चाहिए कि एक गुड कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट कितना ज़्यादा है। अगर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं हो रही तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए जो है कम्युनिकेशन की कितनी ज़रूरत है इस बात को लेके मैनेजमेंट को सपोर्ट पूरा देना चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको चाहिए कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, सुनना, बात करना, ठीक है, क्वेश्चन करना या कुछ भी फीडबैक शेयर करना। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। तीसरा है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी पर्सन कोई बात कर रहा है तो उसको इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर बात किसी को समझ में नहीं आ रही तो उसको क्लेरिफाई करे। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बताई गई। सो स्ट्रेटजीज टू सपोर्ट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा कम्युनिकेशन हो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सेकेंड है यहाँ पे आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, और थर्ड आपका क्रॉस सेक्शनल कम्युनिकेशन। तो ये तीन स्ट्रेटजीज उन्होंने यहाँ पे शेयर की है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। पहले आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए। पहला पॉइंट बताया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्लान है, किस क्या गोल है, आपका क्या पर्पस है। ठीक है, विजन मतलब खुद को आप कहाँ देखना चाहते हैं, आपकी क्या वैल्यूज है। ठीक है, आपका मिशन क्या, पर्पस क्या है। तो ये सारी बातें आपको अपने हर एम्प्लॉयज के साथ शेयर करनी चाहिए। तो सभी एम्प्लॉयज को अगर सारी बातें पता होंगी तो वो उस हिसाब से कम्युनिकेट करेंगे, उस हिसाब से जो है वो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो एक प्रॉपर जो आपने स्ट्रेटेजी प्लान बनाया वो हर किसी एम्प्लॉय को अवेलेबल करानी चाहिए। दूसरा है कि हर एम्प्लॉय को जो है एम्प्लॉय का हैंडबुक देना चाहिए जिसमें अप टू डेट पर्सनल पॉलिसी, एम्प्लॉयज को लेके क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई है उसमें अप टू डेट, मतलब कोई पुरानी या जो है एक्सपायर्ड न्यूज ना हो, सारी की सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तीसरा है आपका कोई भी टास्क आप करते हैं, कोई भी रूटीन टास्क करते हैं तो उसके लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं ना, एसओपी या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मैनुअल। तो किस तरह से काम करना है, किस तरह से प्रोसीजर होगा, तो वो चीज को लेके भी आपको जो है गाइडलाइंस बनानी चाहिए। ठीक है, तो डेवलप करना और शेयर करना है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मैनुअल क्या है, मतलब ये काम कैसे होता है। तो हर काम को लेके अगर स्टैंडर्ड मैनुअल रहेगा, ऑपरेटिंग मैनुअल रहेगा तो आसानी से जो वो काम कर पाएंगे। अगर किसी को नहीं भी समझ में आएगा तो वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मैनुअल को देख के काम समझ सकते हैं। चौथा क्या, चौथा है कि एवरी एम्प्लॉय हैज ए कॉपी ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब क्या काम आपको करना है, आपकी सीट में क्या क्या काम है। किसी क्लर्क की सीट में है कि जो भी केवाईसी फॉर्म है वो अपडेट करनी है, केवाईसी रिक्वेस्ट, अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, या कोई भी रजिस्ट्रेशन है, कस्टमर को कुछ भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कुछ कराना है, वो काम करना है। तो काम डिफाइन होने चाहिए, तो वो है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मतलब कौन किस पोस्ट पे है, ठीक है, कौन क्या है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट और जॉब डिस्क्रिप्शन हर एम्प्लॉयज के पास वो कॉपी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बताया, मैनेजमेंट को चाहिए कि टाइम टू टाइम जो है मीटिंग अवेलेबल कराएं, क्योंकि जब भी मीटिंग होती है तो उसमें कुछ भी बातें जो क्लियर हो जाती है, तो टाइम टू टाइम मीटिंग कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
भले ही कोई फॉर्मल एजेंडा ना हो, फिर भी आपको टाइम टू टाइम जो है मीटिंग करवा लेनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे जो है कोई भी मिसकम्युनिकेशन हो नहीं पाता और मीटिंग में जो है बातें सारी की सारी क्लियर हो जाती है। होल्ड फुल स्टाफ मीटिंग एवरी मंथ, हर स्टाफ की हर महीने आपको जो है मीटिंग करानी चाहिए, मंथली मीटिंग होनी चाहिए एवरी मंथ। और इस मंथली मीटिंग में जो है एम्प्लॉयज़ को अपडेट करना चाहिए कि क्या हमने पूरा किया है, क्या हमने टारगेट किया है, क्या हमने बजट किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है मंथली मीटिंग में जो है डिस्कस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई भी अगर आप अचीव कर रहे हैं, कुछ भी आपने अचीवमेंट किया, कुछ आपने बजट पूरा किया, कोई भी टारगेट आपने अचीव किया, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको सेलिब्रेशन करना चाहिए। बहुत से बैंक में आपने देखा होगा कि कुछ भी ब्रांच का टारगेट पूरा होता है तो केक कटिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह की छोटे छोटे जो अचीवमेंट है उन सबको जो है रेगुलरली उसका सेलिब्रेशन करना चाहिए। तो ये भी अच्छा है, इससे आपके एम्प्लॉयज़ में क्या है, मोटिवेशन जागता है, ठीक है। तो इससे एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलती है काम को करने के लिए। नेक्स्ट क्या है कि इंश्योर ऑल एम्प्लॉयज रिसीव ईयरली परफॉर्मेंस रिव्यू। तो ये भी है कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका सालाना परफॉर्मेंस रिव्यू होना चाहिए। परफॉर्मेंस रिव्यू में ये देखा जाता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया, आपका गोल क्या था और आपने कैसा परफॉर्म किया, क्या आपने अचीव किया, वो सारी बात आपके परफॉर्मेंस रिव्यू में की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके डाउनलोड कम्युनिकेशन का पार्ट होगी, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को उनकी हैंडबुक की कॉपी देनी चाहिए, जो रूटीन टास्क है उसको लेके मैनुअल होने चाहिए, और आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन है, क्या प्लान है, वो सारी चीज़ें सबको बतानी चाहिए। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन हर एम्प्लॉय को एक कॉपी देनी चाहिए, आपका ये काम है उनको बताना चाहिए, ताकि बाद में उनको ये ना लगे कि जो है मेरा काम तो ये था ही नहीं ना, इस तरह से कंफ्यूजन भी हो सकती है। तो इसीलिए जो है आप एम्प्लॉयज़ को एक प्रॉपर कॉपी दीजिए कि ये काम आपका है, ये ही आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। टाइमली मीटिंग करानी चाहिए, भले ही कोई फॉर्मल एजेंडा ना हो, फिर भी जो है टाइमली मीटिंग सही रहती है। हर स्टाफ के साथ हर महीने एक मीटिंग होनी ज़रूरी है। कोई भी अच्छा काम हो रहा है, कोई बड़ा अचीवमेंट हुआ तो उसके लिए सेलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। और टाइम टू टाइम जो है रिव्यू होना चाहिए, खासतौर पे जो ईयरली परफॉर्मेंस रिव्यू है वो जो है एम्प्लॉयज़ को बतानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है अपवर्ड कम्युनिकेशंस, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशंस में क्या होता है कि आप अपने सीनियर से बात करते हैं, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशंस तो पहला है आपका, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको चाहिए कि रेगुलरली अपने सुपरवाइजर को स्टेटस अपडेट करें, क्या क्या उन्होंने काम कर लिया है, नेक्स्ट काम क्या है, ठीक है, नेक्स्ट वीक को क्या काम करेंगे, या कुछ भी इश्यूज अगर आपको आ रहा है तो वो सारी बात आप अपने सीनियर या सुपरवाइजर को बताइए। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। सेकेंड है कि जो मैनेजमेंट है उनको चाहिए कि वो अपने स्टाफ से फीडबैक ले, ठीक है। जो भी फीडबैक है वो उसको नोट डाउन करें। अगर आप कुछ कर भी नहीं सकते, एटलीस्ट आप प्रॉब्लम को रिपोर्ट तो कर सकते हैं ना। जैसे एचआर को प्रॉब्लम आ रही है कि जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल खराब है, हम 8-9 बजे तक बैंक में ही है। तो एचआर को चाहिए कि एटलीस्ट कुछ जो है लिसन करे, एटलीस्ट सुने जो है, कम से कम राइट इट डाउन, गेट बैक टू इट, इफ only to say you can't do anything about the reported problem or suggestion etc। तो एटलीस्ट जो है फीडबैक लेना चाहिए स्टाफ से, स्टाफ से भी मीटिंग हो रही है और उस चीज़ को एटलीस्ट आगे जो है लेके जाए। तीसरा है रिस्पेक्ट द ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में गॉसिप जो होती रहती है, जैसे आपकी जो ग्रेप होती है उसकी जो ब्रांचेस हैं वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है, मतलब कुछ भी स्पॉन्टेनियस। तो जो भी ऑफिस में गॉसिप चलती है, गप्पे चलती है, तो उस चीज़ को भी आप रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट किस में बोला जा रहा है कि इम्प्लॉयज़ क्या इनफॉर्मली क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ऐसे इनफॉर्मल ग्रुप से पता लग जाती है, ठीक है। सो जो भी आपकी ग्रेप वाइन चल रही है, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगी, मतलब जो ग्रेप वाइन हो रही है, जो गॉसिप हो रही है, उसको रिस्पेक्ट दो, मतलब उसको पूरा ध्यान दो कि क्या लोग बात कर रहे हैं, इनफॉर्मली लोग क्या बात कर रहे हैं। तो कई बार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको इस ग्रेप वाइन से पता लग जाती है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपके अपवर्ड कम्युनिकेशन में हो गई। पहला है कि जो भी आपके सुपरवाइजर है उनको आप अपनी रिपोर्ट भेजें कि ये आपने काम किया, ये नेक्स्ट वीक का प्लान है, कुछ भी प्रॉब्लम है, इशू है तो आप उनको बताएं। मैनेजमेंट को ये भी चाहिए कि वो स्टाफ का प्रॉपर फीडबैक ले। तीसरा है कि ग्रेप वाइन की रिस्पेक्ट करनी, यानी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ भी गॉसिप चल रही है तो उस गॉसिप पे भी ध्यान देना है, क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी बातें जो फॉर्मल मीटिंग में नहीं पता लग पाती वो इनफॉर्मल या गॉसिप से पता लग जाती है, ठीक है। तो कई बार कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है रिवील हो जाती है गॉसिप के थ्रू, तो वो चीज़ भी होती है, इसलिए उस चीज़ पे भी ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट आपका क्रॉस सेक्शनल कम्युनिकेशन। सो क्रॉस सेक्शनल कम्युनिकेशन, क्रॉस सेक्शन मतलब अलग अलग जो सेक्शन है, जैसे मार्केटिंग एक हो गया डिपार्टमेंट, सेल्स एक अलग हो गया मान लीजिए, या प्रोडक्शन अलग है एंड अलग है। तो ये जो सेक्शन है इनके बीच में भी आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इसी को लेके यहाँ पे बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो इनकरेज दे, बढ़ावा दे कि जो अलग अलग सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, उनके बीच में जो है अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके बीच में कम्युनिकेशन हो, ठीक है। और क्या क्या इसके फायदे होंगे,
इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे पाएंगे, ठीक है, अच्छी कस्टमर सर्विस और गुड्स या सर्विसेज की आप टाइमली डिलीवर कर पाएंगे। तो एक फ़ायदा इसमें ये होगा, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन बना के काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए सेल्स या मार्केटिंग है या डिस्पैच डिपार्टमेंट, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, इस वजह से इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, तो इसका फायदा अल्टीमेट आपके कस्टमर को हो रहा है कि आप उनको अच्छी सर्विस और कम टाइम में सर्विस दे पा रहे हैं। दूसरा फायदा क्या होगा कि इससे आपका बिजनेस भी इंप्रूव होगा, ठीक है। ज्यादा टीम वर्क में ज्यादा अच्छे से आप काम कर रहे हैं तो बिजनेस आपका क्या होगा, ग्रो करेगा। तो दूसरा फायदा हो गया कि बिजनेस क्या होगा आपका, ग्रो करेगा, ठीक है। ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा रिटर्न आपको, ज्यादा प्रॉफिट बिजनेस में देखने को मिलेगा। फिर आगे क्या है कि कॉल सेंटर जो है, बैंकों ने कॉल सेंटर की शुरुआत की। ये बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरह से क्रॉस सेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल जो है बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो है कॉल सेंटर में क्या होता है कि कस्टमर की कोई भी कंप्लेन है, इशू, उसको क्विकली रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कस्टमर आपका सेटिस्फाई रहता है और कम से कम कंप्लेन भी देखने को मिलती है। तो ये सारा हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल कम्युनिकेशन, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सेक्शन अगर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, टीम के साथ काम करेंगे, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। कैसे? अगर ये मिलके काम करेंगे, अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, तो टाइमली कस्टमर को सर्विसेज या प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तो इससे आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तीसरा, बैंकों में इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि कॉल सेंटर से बैंकों में कितना अच्छा फायदा हुआ कि कोई भी कस्टमर का क्वेरी है, कॉल सेंटर वाले सीधे ही रिप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो है क्रॉस सेक्शनल कम्युनिकेशन का हो गया। नेक्स्ट आपका एचआर एंड कम्युनिकेशन। अब एचआर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे दिया गया। सो एचआर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे काम करता है? अगर हम एचआर की बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एचआर एक तरह से एम्प्लॉयज को और टॉप मैनेजमेंट को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये लिंकिंग पॉइंट है आपके एम्प्लॉयज के बीच में, टॉप मैनेजमेंट के बीच में। एक पॉइंट तो यहाँ पे इसमें ये बोला है, ठीक है। आगे इसमें बोला है कि जो एचआर है उसको चाहिए कि मतलब एचआर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन में। कैसे? एचआर अच्छी कम्युनिकेशन के थ्रू, अच्छे सपोर्ट के थ्रू क्या कर सकता है, टीम वर्क को बढ़ावा दे सकता है और सही डिसीजन को भी जो ऑर्गेनाइजेशन में टाइमली लिया जा सकता है। और आजकल के कॉम्पिटिटिव टाइम पे अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आप कॉम्पिटिटिव में आपको फ़ायदा होगा। और जो बहुत ही सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, यानी वो बहुत अच्छे से अपनी बात को रख पाते हैं, ठीक है। और एचआर को कई सारे टास्क दिए जाते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है चेंज करें। एक नेगेटिव कल्चर को पॉजिटिव कल्चर में एचआर कन्वर्ट कर सकता है अच्छी कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। अगर कुछ भी चेंजेस करना है, उस बड़े चेंज को या छोटे चेंज को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी एचआर को दी जाती है, या लीडर्स को डेवलप करना, ठीक है। ये सारे काम एचआर को ही होते हैं। ये सारे जो है मेन काम एचआर कंट्रीब्यूट करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके। सो एचआर अपनी स्ट्रेटेजी तो बनाता ही है, साथ साथ स्ट्रेटेजी के साथ जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी जरूरी होता है, ठीक है। तो ये चीज इसमें बोली कि एचआर अपनी कल्चर को चेंज करने के लिए, अच्छा कल्चर बिल्ड करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने के लिए, लीडर को डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशंस को एक स्ट्रेटेजी टूल के तौर पे इस्तेमाल करता है। यानी एचआर की भी ये स्ट्रेटेजी होती है कि अच्छे से कम्युनिकेट करके ये सारा काम पूरा किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और बात बोली है कि एचआर अलग अलग तरीके से जो अपनी बात को शेयर करता है, या तो कोई प्रिंट होगा, ऑडियो होगा, वीडियो होगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या कि पब्लिक एट लार्ज को, मतलब एचआर को कोई बात बोलनी है तो एक एक को कॉल करके तो वो नहीं बोल सकता, इतना सारा टाइम तो नहीं होता। तो एचआर जो है वो क्या करता है कि जैसे प्रिंट, ऑडियो या वीडियो है, ये यूज करता है। इससे क्या फायदा है, आपने कोई एक चीज प्रिंट करा दी तो सभी लोग उसको पढ़ सकते हैं, या आपने अपनी बात कोई ऑडियो से या वीडियो से शेयर कर दी तो पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी एक फायदा हो जाता है। नेक्स्ट है कि जनरेशन डिफरेंस। तो अलग अलग जनरेशन का अलग अलग डिफरेंस होता है। जैसे पुरानी जनरेशन के लोग बेबी बूमर्स, फिर आपका जनरेशन एक्स आया, फिर जनरेशन वाई आया। तो ये जो अलग अलग जनरेशन के हैं, ठीक है, अलग अलग जनरेशन के हैं, इन सबका अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग सोच है, ठीक है, अलग तरह से काम करना चाहते हैं। तो मतलब जनरेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ऐसे जनरेशन डिफरेंस में लोग तो साथ ही काम कर रहे हैं। कोई इंप्लॉय है मान लीजिए 50 साल का, और कोई अभी ज्वाइन किया मान लीजिए 25 साल का, तो 25 साल का गैप है इनके बीच में, पर उनको तो साथ ही काम करना है ना। तो साथ काम करने के लिए, काम स्मूथली चले, तो उसके लिए भी जो है एचआर कोशिश करता है कि कम्युनिकेशन चैनल को इस्तेमाल करे ताकि यंग जनरेशन आसानी से मिलकर टीम वर्क के साथ पुरानी जनरेशन के साथ काम कर सके, ठीक है। तो यही बात इसमें मेनली यहाँ पे बोली गई है कि स्पेशली जो नए वर्क फोर्स हैं टेंड टू बी कम्युनिकेट इन ए मोस्ट कंसाइज मैनर बाय अवॉइडिंग लॉन्ग एक्सप्रेशन। वो जो है बड़ी एक्सप्रेशन पसंद नहीं करते, ठीक है, उनको बड़ी एक्सप्रेशन पसंद नहीं आती। तो जितना छोटा और शॉर्टकट हो वो उतना अच्छा है। तो अलग अलग जनरेशन के एम्प्लॉयज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा करने के लिए जो है एचआर क्या कर सकता है, अच्छा कम्युनिकेशन को इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ आपका लेटर समाप्त दोस्तों आ गया, चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो एचआर के बारे में बोला है कि एचआर जो है टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में एक लिंक
का काम करता है, ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे काम करता है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मतलब एचआर प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, मतलब अपनी बात अच्छे से रख पाते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेस होती है। एचआर को कई सारे काम होते हैं, जैसे कल्चर चेंज कराना, कोई छोटा बड़ा चेंज कराना, या लीडर्स को डेवलप करना, तो इन सब के लिए भी एचआर क्या करता है, कम्युनिकेशन चैनल को इस्तेमाल करता है। एचआर अपनी बात प्रिंट, ऑडियो, वीडियो किसी भी फॉर्म में रख सकता है, ताकि पब्लिक एट लार्ज या जो बड़ी डाइवर्स जनता है, बड़ी डाइवर्स एम्प्लॉयज है, उन तक अपनी बात वो रख सके। बैंकों में अलग अलग जनरेशन के काम करते हैं, अलग अलग जनरेशन के लोग काम करते हैं बैंकों में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इतने सारे अलग अलग जनरेशन के लोगों की रिक्वायरमेंट अलग है, उन सबको इंटीग्रेट करा करा के काम करवाना, ये भी एचआर अपना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू करता है, ठीक है। फिर यही बोला है कि अगर आजकल की अगर नई जनरेशन की बात करें, तो ये शॉर्ट आंसर चाहते हैं, कम टाइम में ज़्यादा उनको पता लगे, इस टाइप की आजकल की नई वर्क फोर्स है। तो एचआर को चाहिए कि इसी तरह से जो है कम्युनिकेट करे, इनके हिसाब से कम्युनिकेट करे, ताकि अलग अलग जनरेशन के एम्प्लॉयज़ को भी एचआर अच्छे से उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। चलिए दोस्तों, लेटेस्ट सम अप आपका आ चुका है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।